हाँ जी बेटा, देखिए देखिए हम बात कर रहे हैं आज ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पहले लर्न करना है। क्या लर्न करना है? फॉर्मेट की हेडिंग्स को लर्न करना है आपको, क्लियर है? और लर्न करने में भी थोड़ा बहुत ही लर्न करना, बाकी प्रैक्टिस करते करते अपने आप लर्न हो जाता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट याद करने का है। मैंने तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग ही लिखी है, और वो भी हेडिंग हेडिंग कब याद हो जाएंगी? जब आप जो है कुल मिलाकर 5-6 क्वेश्चन निकाल लेंगे बड़े बड़े अपने हाथों से। क्लियर ही नहीं है? आपको अपने आप याद हो जाएंगी। चलिए देखिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना दो मेथड आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के। एक्चुअली कहा जाता है कि सीएफएस बनाने के दो मेथड हैं, जबकि मैं कहता हूँ कि सीएफएस बनाने के दो मेथड नहीं है मेरे बच्चे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के दो मेथड हैं। ठीक है, एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एक है आपका इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड पता क्या है? सीधा 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 चलना, सीधा सीधा चलना, सीधा सीधा, ये डायरेक्ट मेथड है। बोलो हाँ या ना? और इनडायरेक्ट मेथड क्या है मेरे बेटे जी? उल्टा चलना, उल्टा चलना, उल्टा चलना, उल्टा चलना, उल्टा चलना, मून वॉक करना। क्लियर है ही नहीं है? अब आपको लगेगा यार उल्टा चलना मुश्किल है, सीधा चलना आसान है, तो ये आसान लगेगा, ये हार्ड लगेगा, जबकि उल्टा है। ये आसान है, ये तो टिपिकल है। समझ गए? और वही तुम्हारे कोर्स में है, डायरेक्ट तुम्हारे कोर्स में है भी नहीं। तो जो आसान है वही तुम्हारे कोर्स में है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है ना? तो पहले हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर अमाउंट, और लिखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, मतलब पीएनएल के थ्रू जो भी आपने प्रॉफिट निकाला होगा उसको लिखो यहाँ पर। उसके अंदर ऐड करो नॉन कैश एक्सपेंस, ऐड करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। और नॉन कैश इनकम नॉन कैश इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। ये बात क्लियर होती है नहीं होती है? मतलब इनको ऐड करो, इनको लेस करो। दो ऐड की हेडिंग है, दो लेस की हेडिंग है। हालांकि इनको अलग अलग नहीं लिखता मैं, इन दो हेडिंगों को मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, और इन दो हेडिंगों को मैं एक, मतलब कुल मिला के चार हेडिंग किसमें बन जाती है? खाली दो हेडिंगों में कन्वर्ट हो जाती है। आया? तो नॉन कैश एक्सपेंस ऐड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड, नॉन कैश इनकम लेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना? ठीक है? ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब इतना करने के बाद उसको फर्क नहीं पड़ा घंटा कि मेरी मम्मी को बुला रहा है उसको, तेरी मम्मी का फोन है, तेरी मम्मी का। उसे फर्क नहीं पड़ रहा। कैश फ्लो, हाँ जी, एडलेस, ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एडलेस करने के बाद क्या होगा? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर ही नहीं है? आप क्या लिखेंगे? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके अंदर आप ऐड करेंगे इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट लायबिलिटी का बढ़ना और करंट एसेट का घटना ऐड होता है, करंट लायबिलिटी का घटना और करंट एसेट का बढ़ना लेस होता है। क्लियर है? ऐड को मैंने इनफ्लो बोला, लेस को मैंने आउटफ्लो बोला। इतना करने के बाद आपका आएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ठीक है ना? फिर आप उसके बाद क्या लेस करते हो? पहले टैक्स पे, टैक्स को पे करते हो। टैक्स का मतलब होता है यहाँ पर इनकम टैक्स। क्लियर ही है? वो पे करते हो। तो तुम्हारा क्या निकल कर आता है? कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होती है? देखिए, वो एक्टिविटी जो नॉर्मल ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती, जो नॉर्मली धंधे में मिलती नहीं है लेकिन होती धंधे से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर अर्थक्वेक आया, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आई, और सरकार ने अपने सरकार ने सब्सिडी दे दी। बोलो हाँ या ना? क्या हमारा कोई काम ऐसा है जो सामाजिक कार्य भी है और बिजनेस भी है, और सरकार हमें उस चीज की सब्सिडी देता है, पैसा देता है उस चीज का? और तो साइलेंट दीदी, डिस्टर्बेंस तो हो ही रही है ना? उठा के बोल दो आंटी बिजी हूँ। हाँ जी, इधर देखो, बाहर जाके हेलो करो। हाँ जी, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी वो होती है जो नॉर्मल धंधे में देखने को मिलती नहीं है। क्लियर ही नहीं है? लेकिन होती धंधे से कनेक्टेड है। अब जैसे कि मान के चलिए किसी एम्प्लॉय को हमें बाहर निकालना था, बहुत पुराने एम्प्लॉय था, और कई बार पुराने एम्प्लॉय ना क्या समझने एकदम ना हक समझने लग जाते कंपनी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा पीरियड, अपनी लगभग पूरी जिंदगी कंपनी को डिवोट करी होती है। तो कंपनी उनको ना रिट्रेचमेंट कर देती है, मतलब एक तरीके से क्या करती है, रिटायरमेंट आने से पहले ही
क्योंकि रिटायरमेंट कंपनी को कुछ ज़्यादा देना पड़ जाएगा, ये कंपनी पहले ही रिट्रेच कर देती है उन्हें, और रिट्रेच करने के लिए उन्हें क्या देती है, पैसा। बोलो हाँ या ना, है तो धंधे से कनेक्टेड ही। जैसे कि इंश्योरेंस का क्लेम मिलना, ऑब्वियस बात है, इंश्योरेंस किसके लिए लिया, धंधे के लिए लिया, उसका अगर 1% कुछ हो गया, कोई लॉस वॉस हो गया तो क्लेम मिला हमें उसका, तो इंश्योरेंस क्लेम मिलना, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से पैसा आ भी सकता है और पैसा जा भी सकता है। अगर आ रहा है तो ऐड करते हैं, आ रहा है क्योंकि पैसा इनफ्लो, और जा रहा है तो क्या करेंगे, लेस करते हैं क्योंकि आउटफ्लो हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए बेटा फटाफट से हाँ या ना। हालांकि मैं एक बात बोलूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी तुम्हारे 12th क्लास में आने वाली नहीं है, तुम्हारे लिए तो एक तरीके से फॉर्मेट यहीं पर ही खत्म हो जाता है, यहीं पर ही फॉर्मेट खत्म होता है और आंसर आ जाता है तुम्हारा टेक्स्ट पेड के बाद ही। आया सही में नहीं आया, बट मैंने फिर भी स्पेसिफिकली पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। अब सवाल आते हैं कि सर ये तो फॉर्मेट हमें बड़ा याद करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ देख देख के बनाना शुरू कर देना फॉर्मेट को, सिर्फ देख देख के फॉर्मेट को ड्रॉ करना शुरू कर देना, बात खत्म हो जाती है। हाँ लेकिन क्वेश्चन को करना जरूर, आप देख देख के 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना, अपना फॉर्मेट तुम्हें याद हो जाएगा। मेन मेन हेडिंग याद करनी है आपको, अंदर का कंटेंट कोई भी याद नहीं करना, हर हेडिंग के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट है, उस कंटेंट को बिल्कुल याद करने के लिए नहीं बोल रहा, हर चीज को मैं समझाऊंगा तुम्हें, चिंता मत करो। क्लियर है ही नहीं है, आई पास में नहीं आई। तो पहले मैं लॉजिक समझाने वाला हूं तुम्हें किसका, जो कि मेन लॉजिक है, सबसे बड़ा लॉजिक है, वो क्या है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का लॉजिक, तुम्हें ये समझाने वाला हूं मैं अभी इस वक्त। क्लियर ही नहीं है, आ जाओ। इसको समझाने के लिए मैंने क्या बनाया, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तुम्हें नजर आ रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, नजर आ रहा है। सबसे पहले आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, उधर लिखते थे आप ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट खर्चे, नेट सेल, क्लोजिंग स्टॉक, और क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लास 11 में ऐसा करते थे नहीं करते थे तुम, जल्दी बोलो फटाफट से हाँ या ना, करते थे नहीं करते थे भाई। यहाँ इधर ओपनिंग, नेट परचेज, डायरेक्ट खर्चे, नेट सेल, क्लोजिंग और ग्रॉस प्रॉफिट, फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाता था, बोलो हाँ या ना। मतलब सीडी का क्या बनाते थे, बीडी। अब इधर देखो, सीडी का बीडी बनाते थे, और यहाँ पे आप क्या लिखते थे, इनडायरेक्ट इनकम, इनकम मतलब और फर्दर इनकम लिखते थे, और यहाँ क्या लिखते थे, इनडायरेक्ट खर्चे। इनकम को ऐड करते थे, खर्चों को लेस करते थे, जोर से बोलो, इनकम को ऐड और खर्चे को लेस करने के बाद क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। लेट सपोज मान लो ये नेट प्रॉफिट क्या है, ए, ये नेट प्रॉफिट क्या है, ए। यही नेट प्रॉफिट जो ए है, इधर देखना, यही उठ के जाएगा सबसे कहां पर, सबसे टॉप पर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नेट प्रॉफिट है ना, उसे लिख देंगे यहाँ पर ए। समझ में आया नहीं आया, जो नेट प्रॉफिट तुम निकालते हो ना पीएनएल से, वही नेट प्रॉफिट उठ के यहाँ आ जाता है। क्या मेरे पास समझ में आ गई नहीं आ गई, तो मैंने नीचे क्या लिखा था, नेट प्रॉफिट, लेट क्या माना था, ए, वही ए वाली अमाउंट यहाँ आएगी। अरे आया या नहीं आया, बोलिए फटाफट से हाँ या ना, मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। लेकिन अब मुझे समझाना क्या है तुम्हें, मुझे समझाना है ये वाला मेन पॉइंट। पता है इनकम आपको जब 11th के अंदर सिखाया गया था ना ट्रेडिंग पीएनएल बनाना, तब आपको सिर्फ एक बात बोली गई थी कि बेटा इनकम है, आपने बोला हाँ सर इनकम है, लिख दे। बेटा खर्चा है, हाँ सर खर्चा है, बेटा लिख दे बस। बस इनकम मान लिख, खर्चा मान लिख, और नेट प्रॉफिट निकाल, बस इतना सिखाया गया था आपको। बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना। इनकम निकाल, एक्सपेंस निकाल, खर्चा, बात खत्म, प्रॉफिट निकाल, और फिर क्या ले जा, बैलेंस शीट में ले जा, और बैलेंस शीट में क्या कर दे, ऐड कर दे। बोलिए हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। ऐसा करते थे नहीं करते थे भाई, नेट प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में ऐड करते थे, और नेट लॉस होता था तो कैपिटल से लेस करते थे। ऐसा था या नहीं था, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। ऐसा ही था मेरे बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यही बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। लेकिन जब सीएफएस की बात करते हैं ना, तो सीएफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 तरीके की इनकम ऐड करते हो। आप कितने तरीके की इनकम ऐड करते हो, 3 तरीके की, और आप 3 तरीके के खर्चे लेस करते हो। मतलब 3 तरीके की इनकम होती है और 3 तरीके के खर्चे होते हैं। 3 तरीके की इनकम होती है और 3 तरीके के खर्चे होते हैं जिन्हें आप ऐड लेस करते हो। अब ये 3 तरीके की इनकम कौन सी होती है, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश इनकम। ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, जोर से बोलो, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश। ऑपरेटिंग, ऐसे खर्चे भी 3 हो गए, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश। खर्चे भी 3 है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश। आई बस अभी नहीं आई। 3 तरीके की इनकम ऐड करते हो, 3 तरह के खर्चे लेस करते हो। जब इनकम ऐड करेगी तो तीनों ऐड करेगी, जब खर्चे लेस करेंगे तो तीनों लेस करेगा। बोलो हाँ या ना, तब जाके क्या निकला तुम्हारा, नेट प्रॉफिट। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अब सबसे पहले हम बात समझते हैं नॉन कैश को, कि भाई ये नॉन कैश इनकम और ये नॉन कैश खर्चा क्या होता है। नॉन कैश, नाम से ही पता लगाओ, नॉन, नॉन नहीं कैश, कैश नहीं होता, कैश नहीं, मतलब ऐसी इनकम जिसमें कैश नहीं होता, ऐसे खर्चे जिसमें कैश नहीं होता। भैया खर्चे की वजह से कैश जाता है और इनकम की वजह से कैश आता है। मतलब ऐसी इनकम जिसमें कैश नहीं आता, ऐसे खर्चे जिसमें कैश नहीं जाता। बोलो हाँ या ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कैश इनकम और एक्सपेंस। क्लियर नहीं है,
जिसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ बच्चों, 11th में समझा देता हूँ, डेप्रिसिएशन। बोलो हाँ या ना। डेप्रिसिएशन कि जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो डेप्रिसिएशन लगता है, खरीदते हो और यूज करते हो तो डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। जैसे तुम्हारे सामने इंटरेक्टिव पैनल नजर आ रहा होगा आप सभी को। अब ऑब्वियस सी बात है, आप और हम मिलकर इस इंटरेक्टिव पैनल को यूज कर रहे हैं, तो यूज करते करते ये पुराना होता जा रहा है, और पुराना होता जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बोलिए हाँ या ना। इनकी इसके ऊपर क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो क्या मेरी जेब से नोट गिर रहे हैं क्या, गिर रहे हैं क्या नोट, नोट गिर रहे हैं क्या, और दीदी बटोर रही है क्या नोटों को, ऐसा नहीं है ना। बोलो हाँ या ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वैल्यू घट रही है, वैल्यू घट रही है, क्योंकि पैसा जाता नहीं है। पैसा कब गया था, जब इसे बाय करा गया था, सेल परचेज करा गया था, तब गया था एक बार, वन टाइम अमाउंट, उसके बाद नहीं गया पैसा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। नहीं है, मतलब जब भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो कोई पैसा जाता, कोई पैसा नहीं जाता, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन को तुम खर्चा मान के माइनस करते हो नहीं करते हो, करते हो नहीं करते हो। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश खर्चा है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड। सपोज मान के चलिए मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ, ठीक है, और महू मेरे पास आया कि भैया वो ऊंची ऊंची पैंटे दे दो, ऊंची ऊंची पैंटे, ले नहीं है, एडी मतलब पूरी मेरी जुराबें दिखनी चाहिए। आज कौन सी जुराबें, एंकल, एंकल लेंथ वाली नहीं नहीं जुराबें भी तो होती थी, एंकर, अंकल सॉक्स, अंकल सॉक्स चाहिए, ठीक है ना, मेरी अंकल सॉक्स दिखनी चाहिए पूरी पूरी, क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसे इसे ऊंची ऊंची, ये मेरी दुकान पर आया, इन्हें 4 जींसें खरीदी, इन्हें बोला कितने रुपए की जींसें हैं, मैंने बोला 2000 रुपए की एक जींस है, 4 जींस हो गई 8000 रुपए की, पैसा बहुत है, क्लियर ही नहीं है। इतने इसके 10 गुने के तो समोसे बिक जाते इनके, क्लियर ही नहीं है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ ये ना। मैंने बोला 8000, क्या लगा, 8000 जी हाँ 8000 ठीक है ना। मैंने कहा हाँ 8000, ठीक है ना, है यार सही लगाओ, ठीक है सही लगाओ, एटलीस्ट ऐसा तो करो, कम से बाई 3 1 गेट तो करो, ठीक है, एक फ्री की कर दो चलो, ठीक है ना, बाई 3 1 गेट, क्या बोला है मैंने, अब बेटा ठीक है ना, मैं नहीं करता इतनी शॉपिंग, ठीक है, ये संडे मार्केट की है बेटा, चलो जय जगन्नाथ। चलिए चलिए आइए इधर देखिए, मैंने बोला चल ठीक है, डन डन डन, मामले को डन कर दिया। मैंने 6000 रुपये की जींस लगा दी इसके लिए, बोलो हाँ या ना। तो जो जींस 8 की थी मैंने कितने की लगा दी इसके लिए, 6000 की, मतलब मैंने डिस्काउंट दिया, मैंने क्या दिया, डिस्काउंट अलाउ करा, मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देते वक्त क्या मैंने 2000 रुपये निकाल के दिए इसे, ले पकड़, नहीं ना, बोलो हाँ या ना। तो डिस्काउंट देना खर्चा तो लग रहा है, बट एक्चुअली मेरी जगह कोई पैसा जा रहा, अच्छा इसको कैसी फीलिंग आएगी, डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम वाली फीलिंग आएगी, लेकिन एक्चुअली पैसा आ रहा है क्या तेरे पास, नहीं। तो डिस्काउंट लेना नॉन कैश इनकम है, डिस्काउंट देना नॉन कैश खर्चा है। प्रॉफिट ऑन सेल, अब जैसे मान के चलो महू का मोबाइल है, अब महू को लगता है यार ये मोबाइल 50,000 का तो बिक जाना चाहिए मेरा, कितने का, 50,000 का तो बिक जाना चाहिए, ये ऐसा महू कह रहा है। अब सपोज मान के चलो वो मोबाइल बिका 45,000 का, कितने का बिका, 45,000 का, 50 का नहीं बिक पाया, वो 45 का बिक पाया, तो महू को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हुआ। महू ये बता कि तूने 50,000 का मोबाइल दिया और 45,000 रुपए लिए, क्योंकि 5,000 का तेरे को लॉस हुआ, क्या 5,000 का लॉस होने की वजह से तेरी जैसे 5,000 रुपए जा रहे हैं क्या, नहीं, रुपए कम आ रहे हैं, बस ये लॉस है, बोलो हाँ ये ना। लेकिन फिर भी लॉस को खर्चा मान के लिखते हो नहीं लिखते हो, लेकिन पैसा लॉस स्टेट में पैसा जाता, सपोज मान लो वही 50,000 वाला मोबाइल 60 का बिक जाता, कितने का बिक जाता, तो तेरे को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का। तो 10,000 रुपए आ रहे हैं तेरी जेब में, आप कहोगे हाँ आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे तेरी जेब में, तेरी जेब में 60,000 आ रहे हैं। भैया हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, हम कैश की बात कर रहे हैं, तेरी जेब में 10,000 कैश आ रहा है, 60,000 कैश आ रहा है, 60, कैश फ्लो स्टेटमेंट 60,000 रिकॉर्ड करेगा, ना कि 10,000 रुपए, बोलो हाँ या ना। तो 10,000 का जो तू प्रॉफिट बोल रहा है ना, कि तो 10,000 कैश में नहीं, 10,000 प्रॉफिट है, लेकिन ये नॉन कैश है, क्योंकि कैश क्या है 60। आया समझ में नहीं आया, समझ में आई मेरी बात, मैंने बहुत बड़ा एक मीनिंग क्लियर करा आपको कि हम प्रॉफिट को कैश मानते हैं, क्योंकि कैश होता नहीं है। आई वैसे भी नहीं आई, तो आप समझ रहे हो ना कि नॉन कैश इनकम नॉन कैश एक्सपेंस, एक एग्जांपल नहीं था, कई एग्जांपल देके समझाया मैंने आपको, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बोलिए हाँ ये ना। अच्छा चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारे, कैश फ्लो, क्या बात है, तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारे चैप्टर का नाम है, बोलो हाँ ये ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसका आना जरूरी है, किसका जाना जरूरी है,
कैश का आना कैश का जाना जरूरी है। अब जिनसे पैसा आता नहीं, जिनसे पैसा जाता नहीं, क्या उनका कैश फ्लो में अस्तित्व है? क्या उन्हें कैश फ्लो में देखे? नहीं। देखो, हटाओ उन्हें, तो देखो नॉन कैश, इनका कोई अस्तित्व, हटाओ हटाओ। अब देखो हटाओ क्यों, इधर देखना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जब आपने इनकम ऐड करी होगी तो नॉन कैश वाली इनकम भी क्या कर दी होगी? ऐड कर दी होगी। और वो नॉन कैश वाली इनकम जब यहां ऐड हो गई तो वो ऑटोमेटिक कहां ऐड हो गई? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हजम कर पा रहे हो? दोबारा बोल रहे हो, जब इनकम ऐड करी गई होगी तो नॉन कैश इनकम भी ऐड करी गई होगी, बोलो हाँ या ना। जब नॉन कैश इनकम ऐड करी गई होगी तो इसका इफेक्ट यहाँ गया होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ या ना, इतनी बात हजम हो रही है। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ गया है? ऑपरेटिंग में। कहाँ गया है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऑपरेटिंग के अंदर जो नेट प्रॉफिट है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऑपरेटिंग के अंदर जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर कुछ ऐसी इनकम ऐड है जिसमें कोई पैसा आता नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो बिना बात की ऐड है ऑपरेटिंग में, जब पैसा नहीं आ रहा तो क्या करो, उसे हटाओ। बिना बात की प्लस कर रखा है ना, क्या कर दो? माइनस, लेस नॉन कैश इनकम। आया समझ में? नहीं आया? रिवर्स लगाया हमने यहाँ पर। क्लियर है ये? नहीं है? देख लो, मैंने नीचे भी यही बोला है, नॉन कैश इनकम लेस। समझ में आया? जोर से बोलो हाँ या ना। सिमिलर, नॉन कैश, नॉन कैश, नॉन कैश। बेटा क्या हो गया, पेज खोल रहा? पेज खोल दिया? हाँ जी, नॉन कैश खर्चे। बेटा देखो, नॉन कैश खर्चे, जब खर्चे लेस करे गए होंगे तब नॉन कैश खर्चों को भी क्या करा गया होगा? लेस। जब इसको लेस करेगा तो इसका इफेक्ट कहाँ गया है? नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में। तो तुम क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग के अंदर जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग के अंदर जो, उसमें कुछ ऐसे खर्चे माइनस है जिसमें कोई पैसा जाता, तो पैसा जाता नहीं तो हटाओ। बिना बात के लिए ऐसे तो क्या कर दोगे? ऐड। आया या नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? तो देख लो हेडिंग, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड। लॉजिक क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर हुआ? बोलिए हाँ या ना। ये तो नॉन कैश के लॉजिक हो गए, नॉन कैश का लॉजिक क्लियर है? अरे क्लियर है बच्चे? अरे बच्चे बोलो हाँ या ना। ये है नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे, ट्रेडिंग में ही है, लास्ट में नेट प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल, लास्ट में जो निकलता है। चले, चले आगे, आ जाओ। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? नॉन ऑपरेटिंग की। किसकी बात करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग की। देखो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, सुनो। हाँ बच्चे, नॉन ऑपरेटिंग, देखिए नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है, नॉन ऑपरेटिंग, मेरे पहले मेरे मीनिंग को समझना और फिर बताना कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। मैंने आपको तीन तरीके की एक्टिविटी बताई थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जोर से बोलो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। नॉन ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग, तो वो क्या है? या तो इन्वेस्टिंग या फिर वो, बोलो हाँ या सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? भाई ऑपरेटिंग नहीं है ना, या तो इन्वेस्टिंग होगा फिर या फाइनेंसिंग होगा। कॉमन सेंस, बोलो हाँ। सही बात है शिवा? बोलिए हाँ या ना। सही बात, सही बात है। अब देखो, जो नॉन ऑपरेटिंग होता है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो किससे बनता है पता है? इन्वेस्टिंग। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही इनकम पैदा होती है। बेटा बोलो हाँ या ना। जो नॉन ऑपरेटिंग, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ना, वो किससे बनता है? फाइनेंसिंग से। क्योंकि फाइनेंस लेने से, उधार लेने से हमें पैसा, खर्चा पैदा होता है, हमें उधार कुछ बदले में देना पड़ता है बार बार। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अब इधर देखना, तुमको मैंने ना लास्ट क्लास के अंदर समझा दिया था इन्वेस्टिंग, सॉरी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। देखो बताओ, इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, याद आ रहा है? कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी, अगर लोन दिया होगा, डिबेंचर में पैसे लगाए होंगे, शेयर से पैसे लगाए होंगे, तो हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टिंग, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना भी इन्वेस्टिंग। जहां पापा वहां बेटा, ऐसा था या नहीं था? याद आया नहीं आया? तो इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलने से पैसा आता है। पैसा आने का मतलब क्या हुआ? प्लस। कहाँ ऐड होना चाहिए था? कहाँ ऐड होना चाहिए था? इन्वेस्टिंग में ऐड होना चाहिए था। बेटा बोलो हाँ या ना। लेकिन बेटा पता क्या हुआ है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। जब इनकम को ऐड करा गया होगा तो ये वाली इनकम भी ऐड कर दी गई होगी, और ये वाली इनकम कहाँ ऐड हो गई होगी? नेट प्रॉफिट में। और नेट प्रॉफिट कहाँ गया है? ऑपरेटिंग में। बोलो हाँ या ना। तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा, कईयों के दिमाग चल गया होगा। अच्छा, कि जो चीज ऐड होनी चाहिए थी
इन्वेस्टिंग में वो नेट प्रॉफिट के रास्ते से ऐड हो गई है ऑपरेटिंग में। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? लगा पा रहे हो दिमाग अपने? नहीं लगा पा रहे? तो जो चीज ऐड होनी चाहिए थी इन्वेस्टिंग में वो ऑपरेटिंग में गलत है ना, तो ऑपरेटिंग से हटाओ, इन्वेस्टिंग में लगाओ। सही बात है, ये नहीं है? तो देख लो मैंने क्या करा, मैंने ये लिखा है इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव। क्या करा मैंने? बिना बात की ऐड ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग से लेस, और सही जगह इन्वेस्टिंग में क्या करा? ऐड। ये ट्रीटमेंट भी होता है, इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव का ट्रीटमेंट है एक तरीके से। कई बार टीचर ने ट्रीटमेंट रटवाते, मैंने रटवाया नहीं आपको, मैंने समझा दिया कि ये ऐड क्यों हो रहा है, ये ऑपरेटिंग में लेस होता है और ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो, सॉरी ऑपरेटिंग में लेस होता है और इन्वेस्टिंग में ऐड होता है। आया ही नहीं आया? क्लियर है? ये नहीं है तो देख लो क्या लिखा है मैंने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस, क्योंकि बिना बात की ऐड है ना यहाँ पर, तो हटाने के लिए क्या कर दिया? माइनस। आया सही में? नहीं आया? और इन्वेस्टिंग में क्या कर देंगे? ऐड। लो जी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस, दोनों लेस होते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस। आया? ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग, जैसे फाइनेंसिंग में याद आ रहा है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, बताइए, इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड। अगर हमने किसी से उधार लिया है तो उधार के बदले हमें तो डिविडेंड देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उधार लेना फाइनेंसिंग, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट डिविडेंड देना भी फाइनेंसिंग। जहां पापा माँ बेटा, पढ़े थे नहीं पढ़े थे हम ऐसा? पढ़े थे हम ऐसा, ठीक है? तो बताइए क्या बोलेंगे हम कि भैया जो चीज, अब वो यहाँ आगे जब खर्चे लेस करे गए थे तो ये भी खर्चा लेस हुआ, जब ये लेस हुआ तो नेट प्रॉफिट में से लेस हो गया। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? नेट प्रॉफिट जाता है ऑपरेटिंग के अंदर। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? हम क्या बोलेंगे, अच्छा 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 अच्छा, मतलब जो चीज लेस होनी चाहिए थी कहाँ से? फाइनेंसिंग से, तो लेस कहाँ हो गई? ऑपरेटिंग से। तो ऑपरेटिंग से बिना बात की लेस है, ऑपरेटिंग में क्या कर दो? ऐड, और सही जगह से क्या कर दो? फाइनेंसिंग से माइनस। आया सही में? नहीं आया? स्टेटमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे? ऐड। ऑपरेटिंग देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर देंगे? ऐड। देखो जी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर दिए? ये चार हेडिंग बड़ी मेन है। तो देखो जब हमने क्या करा, हमने क्या किया, हमने नॉन कैश भी हटाया, देखो हमने नॉन कैश भी हटाया और नॉन ऑपरेटिंग भी हटाया। जब नॉन कैश हटा देंगे और नॉन ऑपरेटिंग हटा देंगे तो अपने पास क्या रह जाएगा? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रह जाएगा। और अपन क्या बना रहे हैं? ऑपरेटिंग ही तो बना रहे हैं। आया ही नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेन लॉजिक था जो मैंने आपको क्लियर करा। समझ में मेरी बात? क्लियर है? अब जिन बच्चों ने सिलेबस पढ़ ली थी उन्हें समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना? ठीक है? जिनके मन में डर था कि हमारे स्कूल में हो गई थर्ड बुक हो गई, समझ में नहीं आ रही हमें, तो उनके मन से वो डर निकला सीएफएस का। सीएफएस कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंतर होता है, मैंने बोला ना, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आएंगी ना, तो हो सकता है कॉमर्स का सब्जेक्ट बढ़ जाए, मैं तो चाहता हूँ बढ़ जाए, मतलब बच्चों को प्रॉपर कॉमर्स का बच्चा बनाया जाए। ये एक्चुअल जिसे आप पढ़ रहे हैं ना, ये अकाउंट का पार्ट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट के अंदर नहीं पढ़ाई जाती, ये आपको पढ़ाई जा रही है अकाउंट में। दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है एक्चुअल में, एफएम हम कहते हैं। भविष्य में जब तुम बीकॉम एमबीए या कुछ भी करोगे तब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है ना? दोबारा सीएफएस आएगी आपके कोर्स में, यही सेम सीएफएस दोबारा मिलेगी बीकॉम में। तुम बात क्लियर होगी नहीं हो गई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, तो फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करने का बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा बेहतरीन सब्जेक्ट है। और सवाल है कि जिसको आता है वो उसे समझा देता है, ठीक है? जिसको नहीं आता वो रटवाएगा ही रटवाएगा, गारंटी है। छोटो फाइनेंशियल सब्जेक्ट वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ मी। मेरे फाइनल्स में ना, मेरे फाइनल्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट 160 नंबर का था, 160 मार्क्स। 60 नंबर का पहले था और 100 नंबर का बाद वाला पेपर था। मतलब पहले पेपर में 60 नंबर का आ रहा था और दूसरे पेपर में मेरे 100 नंबर का आ रहा था। पहला वाला पेपर मेरा बिगड़ गया था क्योंकि 40 नंबर की वजह से बिगड़ा था बेसिकली, और कुछ और भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हो गए थे मेरे साथ बेसिकली। जैसे कि मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जब स्कूटी लेके निकला, तो क्योंकि पहली बार फाइनल का एग्ज़ाम देने जा रहा था अपने जीवन में, तो फाइनल्स का एग्ज़ाम टेक ऑफ करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब देने जा रहा था तो मेरे को लगा और पढ़ लेता हूँ, एग्ज़ाम सेंटर पे तो एंट्री कर ही लूँगा। तो मैं अपने ऑलरेडी समय से 10 मिनट लेट निकला, 10-15 मिनट। नीचे उतरा तो स्कूटी के अंदर पेट्रोल नहीं, मतलब पेट्रोल मतलब कम था पेट्रोल।
अब मेरे को लग रहा था कहीं रिस्क ना हो जाए, कतर के बीच में पड़ गई तो फिर मैं क्या करूँगा स्कूटी को लेके, है ना। तो मैं पहले पेट्रोल पंप तक ही गया, यहाँ से पेट्रोल पंप गया, वहाँ से भरवाया। जब गया और होली एंजल कविनगर में स्कूल है, वहाँ पर मेरा सेंटर पड़ा था। तो यहाँ पर जो आपका नासिर फाटक है वहाँ पहुँचा तो फाटक बंद, और मैं लेट निकला, पेट्रोल से लेट हुआ, फाटक से और लेट। अब सोच सरदर्दी का लेवल क्या जा रहा होगा, मतलब अपने आप ही बॉडी जो है ना वो हाइप हो रही होगी, मतलब जल्दबाजी, मतलब दिमाग उथल पुथल मच रहा होगा। दिमाग में जितना याद करके गया होगा, जितना अप्रोचेस दिमाग में होंगी, वो कहाँ जा रही होंगी, सब बेकार हो रही होंगी। और जब पहुंचा सेंटर पे तो वहाँ पंछी भी पर नहीं मार रहे थे ठीक है ना, कुछ भी नहीं था। इवन मैं कह रहा हूँ गार्ड भी बाहर नहीं खड़ा हुआ था गेट के, बस एक छोटा सा गेट भी बाई चांस खुला हुआ था, बड़ा गेट बंद कर दिया था, छोटा गेट खोल दिया था बेसिकली, और कोई एक स्टूडेंट नहीं था बाहर इनका, और मतलब एंट्री हो चुकी है। और जब सारी एंट्री हो चुकी है तो बाहर मैंने जैसे तैसे, पहली बार गया था तो पहली बार तो रूम देखना पड़ता है, उसके बाद सेम रूम मिल जाता है, वो याद रहता है। फिर पहली बार गया तो रूम देखा मैंने, कौन सा नंबर है, रोल नंबर जल्दबाजी में देखा कहीं गलत ना पहुंच जाऊँ। जब पहुंचा रूम के अंदर तो सबके हाथ में पेपर था, सब पेपर रीड कर रहे थे, और मैं पहुंचा था। मैंने क्या कहते हैं कॉपी ली, खबड़ तबड़ हो गई मेरे साथ तो। कॉपी ली, कॉपी को जैसे तैसे मैंने फिल करा, पेपर लिया। अच्छा पेपर का कलर, अब तक जो होता था हमारे पेपर आते थे वाइट कलर में, वाइट कलर का पेपर मिलना पता क्या होता है, वाइट कलर थोड़ा शांत होता है। आपको व्हाइट कलर का पेपर पता है क्यों दिया जाता है, जिससे आपको ना मतलब दिमागी संतुलन आपका सही रहे। बेसिकली आपको ये ना रहे कि बेसिकली डिफरेंट कलर है, हार्ड पेपर होगा, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। वो पेपर ऐसा था पीएमए का वो पेपर दो कलर में छापा गया, वाइट एंड ब्लू, बिल्कुल डिफरेंट कलर पहली बार। मैंने कहा और ये तो कलर भी चेंज है, कलर का इम्पैक्ट बता रहा हूँ दिमाग पे क्या पड़ता है, कलर भी चेंज हो, मतलब फाइनल वर्ड कलर चेंज, हार्ड ऑलरेडी दिमाग में था और हार्ड हो गया, माइंड में ही क्या हो गया वो पेपर हार्ड। पढ़ा भी नहीं मैंने पेपर अभी तक वो, लेकिन माइंड में क्या हो चुका पेपर हार्ड बन चुका है मेरे। अब जैसे ही मैंने अपनी रूपरेखा बना ली है अपनी आंखों में, उसी पेपर को मैं वैसे ट्रीट करना शुरू करूंगा, और मैंने वही करा। पेपर बिगड़ गया, पेपर पूरा बिगड़ गया। मैं 100 में से 60 नंबर का 40 नंबर का मेरा मन था, क्योंकि 40 नंबर की लॉ आती थी, तो लॉ मेरा सबसे कबाड़ा सब्जेक्ट था। तो लॉ में तो मेरा ये था कि मैं 10 नंबर भी आ जाए ना 40 में से मैं जीत जाऊंगा, 60 में से 50 लाने हैं, मेरी मेहनत ये थी, क्योंकि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। अब लाने हैं 60 में थे लगभग 50 नंबर के आसपास, और मेरा वो 60 ही बिगड़ा, 40 तो छोड़, 40 पे तो काम ही करके नहीं गया था मैं, 60 बिगड़ गया मेरा। मैंने घर पे आया, अपना इवेल्यूशन करा, इवेल्यूशन करके पाया कितने नंबर आएंगे मेरे 100 में से 25 नंबर। मेरी खुद की इवेल्यूशन ही कह रही थी कि मेरे 25 नंबर ही आने चाहिए, मेरी खुद की कैलकुलेशन, मतलब मैंने जरूरत से ज़्यादा मार्क्स उड़ाए अपने, क्योंकि मेरा कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन पूरा अटेंड हुआ ही नहीं था। कहीं ना कहीं मैं अटका था पेपर में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अटक रहा था मैं, पूरा अटेंड ही नहीं हुआ। 25 नंबर का इवेल्यूशन था, आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार फेल होने वाला था, और मैंने अपने आप को फेलियर साबित कर दिया था अपनी नज़रों में, ये तुम मान ले। पहली बार मैंने अपने आप को मान लिया था कि मैं जो सपना देख के चल रहा था कि मेरे को सीए में एक वन शॉट वन अटेम्प्ट बन के दिखाना है, ठीक है, ठीक है। तो वो कुल मिलाकर मेरा सपना वो उथल पुथल हो गया था। 25 नंबर, और मैंने अपनी माँ को भी कह दिया था, माँ रोटी बना रही थी किचन के अंदर खड़ी होके कि लाला आएगा रोटी खाएगा, और रोटी खाने का मन करा नहीं बेसिकली, क्योंकि पेपर बिगड़ गया। अपनी माँ को भी कह दिया था मैं कि भाई हम पेपर होगा नहीं क्लियर, ये फेल हूँ मैं। और मतलब मैं बहुत आंसू थे उस टाइम पे आंखों में। फिर सवाल क्या था ना, मैंने क्या बोला, नो पेन नो गेन हर जगह है। मैंने जब इनके स्कूल में सेमिनार दी थी तब भी मैंने बात बोली थी कि अगर आपको ये लगता है कुछ भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी तो ये बहुत बड़ा भ्रम है आपका। आसानी से सिर्फ वही चीज़ मिल सकती है जो आपके मम्मी पापा दे देंगे, खुद से हासिल तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना, वो कुछ भी हो सकता है, याद रखना। आसानी से तो तुम्हें सिर्फ वही चीज़ मिल सकती है विच इज कॉल्ड गिफ्टिंग,
और जीवन में अथाह गिफ्ट देने वाला दो इंसान है, मम्मी या पापा, योर पेरेंट्स, क्योंकि वही हैं जो आसानी से तुम्हें कुछ दे देंगे, बाकी और कोई आसानी से नहीं देने वाला। ये रखना। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर इनके स्कूलों में अगर मैंने काउंसलिंग दी, वर्कशॉप दी है, तो उसके लिए मैंने पापड़ बेले हैं। ये नहीं बोल रहा कि मैंने कॉल्स नहीं करी है, मतलब अगर मैंने कहीं 20 जगह कॉल मिलाई है तब जाके मुझे एक सेशन दिया गया है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अगर मैं 10 कॉल मिला चुका हूँ तो ठाकुर द्वार में फिर मुझे सेशन दिया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? बस मैं अपने अपने अपनी कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर भी यूज़ करने में एकदम से काम नहीं होता है, एकदम समय लगता है कुछ भी हासिल करने के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर थी। अब 25 नंबर था, और मेरे दिमाग में 25 नंबर की फिगर थी। दूसरा क्या मैंने बोला ना, पेपर हार्डेस्ट होती है सीएमए में। वो रोने का मौका भी नहीं दे रहे थे, कैसे जुल्मी इंसान थे, है ना? रोने का मौका भी नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे रोने का मौका? क्योंकि अगले दिन फिर पेपर था। मैं आया रो रहा हूँ, पेपर बिगड़ गया, रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, समझ गए? और मैं अब ये होता है तसल्ली से रो लूँ, एक कल की दिन छुट्टी होती पढ़ लूंगा, ठीक है ना? लेकिन सवाल क्या था, रोने का भी मौका नहीं था, क्योंकि कल ही पेपर, आज पेपर देकर है तो कल ही देने जाना है दोबारा पेपर। दूसरा जो मैंने बोला 100 नंबर का, 60 नंबर का तो बिगड़ गया मेरा, 100 नंबर वाला मुझे को देकर आने का है। समझ गए मेरी बातों को आप? ठीक है। अब मैंने जैसे तैसे अपने आप को मनाया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब एक्सपीरियंस के दौर पे ही देख ले। जैसे मैं आपको भी तो कहता हूँ, सीएमए का एग्जाम दो, आप जून एडम दो, कुछ नहीं होगा, क्या होगा? 2 महीने आपने वेस्ट तो नहीं करे, पढ़ाई करी है एटलीस्ट। जहाँ बच्चा वेस्ट करता है वहाँ आपने पढ़ाई करी है। आप समझ रहे हो ना? ये 2 महीने नॉर्मली हम अप्रैल और में बिगाड़ देते हैं अपने, सीवीटी के नॉर्मली नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा खास पढ़ाई नहीं करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम बिगाड़ते ही हैं हम ये टाइम अपना, ये वाले 2 महीने जो हम पढ़ सकते थे और पढ़ते नहीं थे। तो मैं इसी ही कहता हूँ। और अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट पढ़ाई तो करी, दे देंगे दिसंबर एडम, क्योंकि देना तो दिसंबर ही था हमें। अब मेरे कहने पर मैं फोर्स करता हूँ बच्चों को, जून दे दो, जून निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है ना कितनी मेहनत कहाँ कैसे करवानी होती है बेसिकली। अब सवाल क्या आता है, मैंने 100 नंबर की प्रिपरेशन करी, अपने आंसू पोछे, और जब प्रिपरेशन करी 100 नंबर की, लगा दोबारा से 12 घंटे की प्रिपरेशन होती है, 12 घंटे में 4 घंटे सोए और 8 घंटे पढ़ाई करी, और अपना फिर एग्ज़ाम देने चले गए। और जब एग्ज़ाम देने गए वो पेपर गया फाड़, मतलब जितना मैं रोया था ना पहले दिन, उससे दुगना मुझे भगवान ने मतलब खुशी दी थी। इतना फाड़ पेपर गया था ना, इतना फाड़, सोच नहीं सकते थे तुम। मतलब मेरे को 90 प्लस की उम्मीद थी अपने से, कि हम 90 नंबर फाइनल्स में, हालांकि ये बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 90 नंबर बहुत मुश्किल ही आते हैं फाइनल्स के अंदर, बहुत मेहनत होती है उसके अंदर। लेकिन मेरे नंबर आए थे 70 प्लस, और 70 प्लस मार्क्स अगर फाइनल, अगर तुम CA CMA फाइनल्स के अंदर लेकर आ रहे हो ना, तो अभी मान लो कि आप मतलब आपने मेहनत बहुत फाड़ करी है। बहुत इजी मार्क्स नहीं आते, ये बहुत बड़े नंबरों में नंबर गिने जाते हैं ये वाले मार्क्स। तो मैंने बस खुदा और भगवान से एक ही बात बोली कि भाई साहब, मेरा तीसरा पेपर चौथा पेपर गया, वो मेरा एवरेज गए, ठीक गए, उनमें रोने वाली हरकतें नहीं हुई बेसिकली। बस मैंने एक ही बात बोली भगवान से, मैंने 4 पेपर में से ना एक पेपर की बात है, बस वो तू देखना है, जिसमें मैंने इवैल्यूएशन 25 का करा है। मेरे को पास होने के लिए मेरी नज़र में 15 नंबर और चाहिए, 40 वाला पास होगा। मतलब मैंने अपने शॉर्ट कितने लगाए, 15 नंबर का शॉर्ट, कम करे मैंने नंबर अपने, तो मुझे 15 नंबर और चाहिए पास होने, तो 40 मेरे आ जाएंगे, ठीक है? बाकी 3 पेपर तेरे को देखने की जरूरत नहीं है, वो मैं देख कर आ गया। मैंने भगवान से एक ही बात बोली थी, कैन यू इमेजिन दैट मेरे मार्क्स कितने पहले पेपर 40 ही आए थे। 40 ही आए थे, एग्जैक्ट किनारे में पास हुआ था। मुझे पता है ना पेपर बिगड़ा था, मुझे पता है जाना है तेरे को, चला जा। 6 बज गए बेटा, मुझे पता है। अरे 6 बजे ने दिखा दिया था बेटा, सर आ गया, यही नहीं है। दुनिया ऐसे कहती है, ये ऐसे कहता है 6 बज गए हैं। हाँ जी, सुने, देखिए अब बस एक लास्ट सेटिंग की बात करते हैं। देखिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट, इनकी बात करते हैं।
आपको पता है क्या होगा, आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी, देखना जरा, आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी, उस बैलेंस शीट में कुछ करंट एसेट्स दी जाएंगी, कुछ करंट लायबिलिटी दी जाएंगी। जैसे मैंने पहले करंट लायबिलिटी लिख दिया और फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट एसेट्स, नीचे की तरफ करंट एसेट्स लिख दिए। आपको 2 ईयर्स का डेटा मिलेगा, जैसे मान लो 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23। देखो जो ईयर छोटा है उसे प्रीवियस ईयर बोलना, और जो ईयर बड़ा है उसे करंट ईयर बोलना। बोलो हाँ या ना। आपको हमेशा प्रीवियस ईयर से ना करंट ईयर की ओर निगाहें रखनी है, इधर से उधर की तरफ, प्रीवियस ईयर करंट ईयर की ओर, समझ गए। मैं 3 तरीके की करंट लायबिलिटी ले लेता हूं। जैसे कि एक करंट लायबिलिटी मैंने कौन सी ले ली, क्रेडिटर। एक करंट लायबिलिटी मैंने क्या ले ली, बीपी। और एक ले ली मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी। और भी हो सकती है बट मैंने 3 ही ली है। करंट एसेट में एक ले ली मैंने डेटर, एक ले ली मैंने इन्वेंट्री इनके स्टॉक, और एक ले ली मैंने प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए, जैसे मान लो मैंने यहां पर क्रेडिटर कितने लिए, सपोज 3 लाख के क्रेडिटर थे, बाद में 2 लाख के हो गए। आप यहां से यहां देखो, बढ़ गए घट गए, घट गए, घट गए ना, डिक्रीज। अब बताओ, खुद दिमाग लगाना। 3 लाख थे पहले, 3 लाख रुपए की उधारी, तब 2 लाख की उधारी है। उधारी कम हो रही है, बढ़ रही है? उधारी कम कब होगी, जब पैसा दे दोगे। तो क्या करोगे, पैसा मेरा ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उधारी कम हो रही है, उधारी कम होने का मतलब क्या है, पैसा दे देना। इनकी क्या हो गया, आउटफ्लो। बोलो हाँ या ना। तो क्या करोगे, माइनस, देख लो लिखा होगा मैंने, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, क्योंकि आउटफ्लो है। और आया, तो कोई भी करंट लायबिलिटी अगर घट रही है ना, तुम्हें यही करना है, आया या नहीं आया। अरे बोलो हाँ या ना, सही बात है। चलो बीपी देख लो, सपोज बीपी 1.5 लाख के थे और कितने के हो गए, मान लो 180 के हो गए, बढ़ गए घट गए, उल्टा कर देना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर डिक्रीज लेस हो रहा है तो इंक्रीज क्या होगा, एड, इनफ्लो। आप इसे ऐसा समझो कि आपको बीपी का पैसा 1.5 लाख देना था और अब कितना देना है, 180, मतलब उधारी बढ़ गई। उधारी बढ़ने का मतलब है किसी और का पैसा आपकी जेब में बट आपने दिया नहीं है, इसे एक तरीके का इनफ्लो मान रहे हैं हम। आया, अरे आया, समझ में आया। तो देखो मैंने लिखा हुआ होगा, इंक्रीज इन, कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो क्या करोगे, ऐड। समझ में आया। चलो बेटा, ऐसे आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने कितनी ले ली यहाँ पर, 20, और यहाँ पर भी कितनी ले ली, 20। इंक्रीज डिक्रीज ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नो इफेक्ट, कुछ नहीं होना। आया, कुछ नहीं करना, लिखना ही नहीं है इसे। अब आ जाओ ऐसे डेटर में, डेटर मान के चलो पहले थे 4 लाख के, बाद में हो गए 3.5 लाख के डेटर, घट गए बढ़ गए, घट गए। तो बताओ डेटर के थ्रू पहले कितने रुपए लेने थे, 4 लाख, अब कितने रुपए लेने हैं, मतलब डेटर से कम रुपए लेने हैं अब। तो रुपए कम, मतलब डेटर कम हो रहे हैं ना, तो डेटर कम होने का मतलब क्या है कि डेटर से पैसा मिल गया। तो क्या लिखेंगे, बोलो, डिक्रीज इन करंट एसेट। इसे क्या बोलेंगे, इनफ्लो। पैसा आ रहा है ना, क्योंकि डेटर कम होना, प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, क्या लिखा मैंने, इनफ्लो, एड। आया नहीं आया, कोई भी करंट एसेट घटेगी तो ये करने का है। स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक मान लो 2.5 लाख, स्टॉक कितना हो गया, मान के चलो 3 लाख, 3 लाख मत करो, चलो 3.5 लाख कर लो ये भी, चलो। अच्छा भाई मैंने अमाउंट नहीं लिखी, चलो मैं अमाउंट भी लिख देता हूँ बेटा। ये कितना डिफरेंस है यहाँ पर, 1 लाख का डिफरेंस, क्योंकि ये अमाउंट लिखोगे, यहाँ डिफरेंस कितना है, 30 का, यहाँ 0। यहाँ पे, यहाँ पर आ गया आपको क्या, 50,000 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज यानी कि उल्टा,
इंक्रीजिंग करंट एसेट, पता क्या है, आपका पहले स्टॉक में 2.5 लाख था, अब स्टॉक में 3.5 लाख है, मतलब स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक बढ़ने वाला समझते हो कि आपका पैसा स्टॉक में और ब्लॉक हो गया, मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। अरे आया कितना रुपया, मान लो प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 10, और यहां पर भी कितना है 10। आया, क्लियर है, चले। ये तो मैंने वो लॉजिक बताया जो तुम्हें क्लियर था, लेकिन पता है क्या है, मैं एक लॉजिक और बताता हूँ तुम्हें, समझना जरा ध्यान से, एक्चुअल लॉजिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बस यहाँ पर मेरा लेक्चर एंड हो जाएगा। जैसे ये डेटर अकाउंट है, मैं एक पूरा अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, देखो कि डेटर के अकाउंट में मैक्सिमम कितने आइटम आते हैं। डेटर होते हैं एसेट, एसेट होते हैं डेबिट, ये हो गया ओपनिंग डेटर, और ये हो गया डेटर का क्लोजिंग। अरे बेटा क्लियर है मेरी बात, यहां पर क्या है देखो, अगर आप सेल करोगे तो डेटर और बढ़ेगा, बताओ कौन सी सेल, क्रेडिट सेल, बोलो हाँ या ना, क्योंकि जब उधारी में माल बेचोगे तो बढ़ेगा ना मामला। देखो अगर आप डेटर कब बढ़ते हैं, जब उधारी में बेचते हो, बोलो हाँ या ना। तो आपने उधारी में माल बेचा, मामला बढ़ा, डेटर बढ़े, लेकिन डेटर घटेंगे किससे, अगर वही डेटर मतलब जो कस्टमर है तुम्हारे, वो तुम्हें क्या कर देंगे सामान वापस, सेल करने से बढ़ेंगे तो सेल रिटर्न से घटेंगे, और अगर वो तुम्हें पैसा दे देंगे तो भी डेटर क्या हो जाएंगे कम, और अगर तुम अपने डेटर को क्या दे दोगे डिस्काउंट, तो भी वो कम हो जाएंगे। डेटर बोलो हाँ ये ना, डिस्काउंट अलाउड। और पता क्या है, अगर डेटर किस में कन्वर्ट कर लिया तुमने, बीआर में, बीआर लिख दिया, तो डेटर खत्म हो जाते हैं किसमें, कन्वर्ट होते हैं बीआर में। और अगर कई बार बीआर का पैसा नहीं मिलता है, तो वही बीआर खत्म हो गए क्या बन जाता है डेटर, जब बीआर डिसोनर हो जाता है। बात क्लियर हुई नहीं हुई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डेटर अकाउंट के अंदर कितने आइटम आते हैं। आप पता क्या कर रहे हो, खाली आपके पास डेटर की सिर्फ 2 अमाउंट हैं, एक ये ओपनिंग वाली जिसे आपने बोला प्रीवियस ईयर की अमाउंट, और एक है ये क्लोजिंग वाली जिसे आप बोल रहे हो करेंट ईयर की अमाउंट। तो तुम्हें 2 अमाउंट मिलती हैं, और तुम इन 2 अमाउंटों का इंक्रीज डिक्रीज देखते हो, बेटा बोलो हाँ या ना। इन 2 अमाउंटों के डिफरेंस देखने का मतलब समझते हो, तुमने एक साथ इतने आइटमों को एडजस्ट करा है, एक साथ। ये लॉजिक क्लियर हुआ बेटा, बिहार तुमने पढ़ा नहीं है ना, तो तुम्हें आएगा नहीं समझ में, क्योंकि तुमने 11th में पढ़ा नहीं है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डेटर को बीआर में कन्वर्ट करना होता है। मैं मुझे तुमसे पैसे लेना है, तो या तो तुम मेरे खाते में ऐसा डेटर नजर आओगी या ऐसा बीआर नजर आओगी। तो पहले तुम डेटर थी, अगर तुम उसे बीआर लिखवा लोगी ना, तो मैं डेटर से हटा के तुम्हें बीआर की पोजीशन में डाल दूंगा, और समझ गई, तो डेटर खत्म हो जाएंगे ना। लेकिन अगर तुमने मुझे बीआर का पैसा नहीं दिया, जब पैसा देना था, तो वही बीआर खत्म हो गया, अगेन क्या बन जाता है डेटर। समझ गए, तुम्हें इतना करना नहीं है, ये आएगा नहीं, मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। आई बस में नहीं आई। अब देखो जैसे एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना कहानी को, बहुत बिजी लाइफ है तुम्हारी। देखो सपोज ये 1 लाख है, और यहाँ मैंने 3 लाख मान लिया, बाकी चीजें मैं 0 मान लेता हूँ, मान लो मैंने जानवर की 0 मान ली, समझ गए। तो मैंने डिफरेंस किधर पुट करा, ये क्रेडिट से। इसका लॉजिक समझना, 1 लाख के डेटर थे, 2 लाख के डेटर बने, और कितने हो गए टोटल अब 3 लाख। अब समझ में आया नहीं आया, बाकी चीज मैंने 0 मान ली है। अब बताओ ये क्रेडिट सेल कहां जाती है, बताओ यहां पर, भाई सेल के अंदर क्रेडिट सेल आती है नहीं आती है, तो सेल क्या है तुम्हारी इनकम, तुमने इसे इनकम मान, क्रेडिट सेल को भी तुमने क्या करा होगा इनकम मान के ऐड करा होगा, बोलो हाँ ये ना। और उस इनकम का इफेक्ट यहां से होता हुआ नेट प्रॉफिट में गया होगा नहीं गया होगा। और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मुझे इतना बताना क्रेडिट सेल का मतलब क्या है, सेल तो कर दी है, इनकम तो मान ली है, पैसा आया क्या, पैसा आया, तो टेक्निकली नॉन कैश नहीं हो गया ये, आया ना। लेकिन हमने क्या कर रखा है ऐड, क्या करना चाहिए माइनस, माइनस करना चाहिए ना करना चाहिए, माइनस ही होगा, ये क्लियर है ना, माइनस होना चाहिए कितना 2 लाख, क्योंकि क्रेडिट सेल कितनी है 2 लाख। अब तुम देखना
तुम कुछ मत करो, जो तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज सिखाया वो देखना खाली। क्या है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर। देखो क्या हो रहा है, 1 लाख से 3 लाख, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट, ये है ना। आ जाओ देखो, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस, और तुमने क्या बोला था, माइनस ही होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, हुआ या नहीं हुआ माइनस, हाँ या ना। लॉजिक क्लियर हुआ। हर एक आइटम का ऐसा लॉजिक निकाला जा सकता है, मैंने तो एक लॉजिक सिखाया, ऐसे में क्रिएटर का भी निकलवा सकता था, समझ गए, बोलिए हाँ या ना। ये समझाने के पीछे सिर्फ एक लॉजिक है, ये बताने का मतलब है ये फॉर्मेट इतना एक्यूरेट, इतना साइंटिफिकली बना रखा है कि यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करना है, चीजें अपने आप आएंगी, समझ रहे हो ना, क्लियर ही नहीं है। मैंने लॉजिक बताया, हर एक आइटम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, होता ही नहीं होता है। अब बताओ आउटस्टैंडिंग खर्चे क्या होते हैं, आपने आउटस्टैंडिंग खर्चे को खर्चा मान के तो माइनस कर देते हो, बट आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, पैसा करा पैसा नहीं गया, नॉन कैश है, फिर भी खर्चा मान के माइनस कर रखा है, तो क्या करो, ऐड, तो वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, कैसे, इस इंक्रीज डिक्रीज के सिनेरियो में आ जाता है वो ऑटोमेटिक, समझ रहे हो। आपको लॉजिक लगाने का, ये तो लॉजिक मैं लगवा रहा हूँ, क्लियर। जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो लॉजिक खुद भी लगा लोगे, आया ना, तो मैं ही है मेरी बात। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है बेटा, टैक्स पेड का एक ट्रीटमेंट को करवा दूंगा, कैश फ्लो मेन तो ये हेडिंग थी जो मैंने बताई, बात खत्म, क्लियर है, आया, बढ़िया। आज के धन्यवाद, डेटा यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।